बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, ये वीडियो जो है ये सबूतों के साथ है। कुछ ऐसी बातें जो आप अगर सवाल हो आपके ज़हन में तो उनका जवाब भी होंगी, क्योंकि आप जानना चाहते हैं कि ये बात जो मैं कह रही हूँ इसकी क्या ऑथेंटिसिटी है। तो मैं आपको जो भी अब बात बताऊँगी तो उसमें मैं आपको उनके बयानात भी सुनवाऊँगी जिनके बारे में मैं बात कर रही हूँ। सबसे पहले तो मौलाना तारिक जमील साहब के घर से एक बयान आता है, उनके भाई जो हैं वो क्या बयान देते हैं और उसके बाद उनके घर के कुछ अफ़राद, उनके कुछ बयानात मज़ीद सामने आए हैं। बड़े ही गम का समा है उनके घर में। आप यकीन मानिए, मैंने मौलाना तारिक जमील साहब को देखा, बिल्कुल टूट गए, बिखर गए। अल्लाह ताला उन्हें सब्र दे। अल्लाह ताला किसी को भी औलाद का ये गम ना दिखाए। बहुत तकलीफ़ में हैं, बहुत अज़ियत में हैं। मैंने जो उनके पहले के मनाज़िर देखे कि जिस वक़्त लोग उनके पास ताज़ियत करने आ रहे थे, तो वो बिल्कुल गुमसुम बैठे थे और ऐसे देख रहे थे जैसा बंदा किसी सख्ते में होता है। और उसके बाद फिर जब 1-2 उनके बहुत करीबी कुछ दोस्त अहबाब आए, तो उनके गले लगकर इस कदर फूट कर रोए और मेरा तो सब कुछ लुट गया है, जब वो कह रहे थे। तो एक अजीब-सी कैफ़ियत तारी थी। मुझे बहुत तकलीफ़ है और मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला उनको सब्र दे और उनके बेटे की आगे के लिए आसानियाँ करे इंशाअल्लाह। मैं अब आपको ज़रा एक-एक करके बताती हूँ कि सबसे पहले तो इनके भाई ने एक बयान दिया है, आप ज़रा वो सुन लीजिए, फिर मैंने आपको कुछ सबूत और कुछ मज़ीद बातें बतानी है। मेरे बच्चे भी, तार के भाई के बच्चे भी, हम सब लोग इकट्ठे थे। कोई ऐसा मसला नहीं था, हंसी खुशी सब। रात को फिर मेरा उधर वसीला में मैंने बनाया नहीं है जहाँ लिखा हुआ है बाग के अंदर, हम लोग उधर चले गए। तारिक भाई सुबह मेरे ख्याल 10-11 बजे ये चले गए सारे फैमिली। कासिम हवेली में अकेला ही होता है ना, या नौकर मुलाजमीन होते हैं, गार्ड होता है। तो हम लाहौर निकल गए, तारिक भाई फैसलाबाद चले गए। अब हमें कुछ पता नहीं, रास्ते में मैं टोल प्लाजा मेरी मेरे को बताया गोली लग गई। बेटे ने कहा कि ये पहले भी ये इसको असले का भी शौक है, एक्सरसाइज का बहुत शौक है। लंबी साइकिलिंग इसने 40-40 मील साइकिलिंग की, 12-12 किलोमीटर जॉगिंग करता था। और रात में मैंने कहा माशाल्लाह यार तू फिट हो गया और ये का पेट निकल रहा है। तो बेटा कहता मैं भी एक्सरसाइज कर रहा हूँ, ये भी। और मैं तो पहले भी टेस्ट करता रहता था। तो शाह बैराम कहता यार खाली है, क्या कर रहा है तो एक्सरसाइज का। कहता यार मैं वैसे ही चेक कर रहा हूँ। ऐसे करके चेक करता गया, टक टक टक। तो वो कहीं कम वक्त उसके अंदर एक गोली थी, वो सीधी इधर आके उधर ही डेथ हो गई स्ट्रेट में। मैंने देखा ऊपर हार्ट के ऊपर लगी, उधर गिरा है और बस वहीं खत्म हो गया। अब पता नहीं मीडिया वाला कोई जो खबरें आ रही हैं कि दुश्मनी का शाखसा ना, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ। अल्लाह हिदायत दें मीडिया वालों को, सिर्फ अपनी मुनाफा सर्विस चलाने के लिए ऐसी ऐसी बकवास करते हैं जिसका अंदाजा, जिसको जो मिलता है उसका तमाशा बना के रख देते हैं। हक की बातें बदबख्तों से होती नहीं, और तमाशा बनाने के लिए अपने वो क्या कहते हैं रेटिंग, रेटिंग बनाने के चक्कर में ये सब बकवास करते हैं। असल ये हकीकत। ये आपने देखा मौलाना तारिक जमील साहब के जो भाई हैं वो क्या कह रहे हैं और उन्होंने बताया कि ये किस तरह से एक हादसाती वाक़या है। तो देखिए, जो उनके घर वाले बता रहे हैं आप उसे एक्सेप्ट कीजिए। लोग खामखा की बातों का बतंगड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ख़ास तौर पे वो लोग जो उनसे सियासी मुखालफत ख़ास तौर पे रखते हैं, क्योंकि उनका जो एक मौक़िफ़ है वो किसी एक ख़ास शख्सियत के साथ जुड़ता है, क्योंकि वो समझते हैं कि वो शख्सियत सही है। तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप अपने सियासी मुखालफत को इंसान की निजी ज़िंदगी के बारे में इस कदर घटिया गुफ्तगू करने के लिए इस्तेमाल करें। मैं इसे सख्ती से कंडेम करती हूँ। अच्छा, सेकंडली मैं आपको बताऊँ कि वो जो डॉक्टर हैं जिन्होंने रिसीव की थी डेड बॉडी आसिम जमील की, उन्होंने कुछ बातें बताई हैं। पहले तो वो आपको बता देती हूँ। डॉक्टर साहब का ये कहना है कि हमारे पास जब उनकी बॉडी आई थी तो वी रिसीव्ड हिम डेड, यानी कि वो उस वक़्त फौत हो चुके थे। सेकेंडली उन्होंने बताया लाने वाले उनके चचाज़ाद भाई थे, उनके साथ जो कि उनकी बॉडी को लेकर आए थे। तीसरी बात कि पोस्टमार्टम क्यों नहीं कर रहे, उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम उनकी फैमिली का कहना है इसलिए नहीं हो रहा, इसीलिए हम एग्ज़ैक्टली। अच्छा, एक और चीज़ कि उन्होंने बताया कि गोली जो है
सीने में लगी थी। अब ये बहुत ज़्यादा बातें हो रही थी कि एक सीने में लगी, एक सर में लगी। मैंने भी कल आपको बताया था अपनी वीडियो में कि लोग ये कह रहे हैं, लेकिन मैं ये नहीं मान सकती, क्योंकि अगर वो गोली उनके अपने हाथ से उनके सीने में एक दफ़ा लग चुकी है तो उसके बाद बंदे के अंदर कोई सकत ही नहीं रह जाती ना कि वो अपनी कनपटी पे भी रख के मारे। तो उनकी गोली जो है सिर्फ सीने पे लगी है, यही बताना है डॉक्टर साहब का। और उन्होंने ये भी कहा है कि सीने से निकल कर कमर की तरफ से बाहर, यानी कि आर पार हो गई है गोली। तो ये भी उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि लगता ये बज़ाहिर सुसाइड है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पोस्टमार्टम जो है वो इस मामले में नहीं हुआ है। अब इसके बाद ज़रा आगे चलते हैं। मैंने भी आपको मौलाना तारिक जमील साहब के भाई क्या कह रहे हैं वो भी सुनवाया। मैंने आपको गुज़िश्ता वीडियो में इनके भाई आसिम जमील के जो भाई हैं, यानी कि मौलाना तारिक जमील के बेटे जो हैं, उन्होंने इमीडिएटली क्या बताया, खास तौर पे उन्होंने जो इलेक्ट्रिक शॉक्स के हवाले से बात की। अब मैं ज़रा आपको सुनाना चाहती हूँ कि कासिम अली शाह साहब, उन्होंने अपनी एक मुलाकात जो है मौलाना तारिक जमील के बेटे आसिम जमील के साथ, उसका जिक्र किया, और उसमें आसिम जमील ने उनके साथ कुछ खास बातें की हैं, कुछ दिल की बातें की हैं। उन्होंने कुछ बड़े ही मैं कहूँगी कि इंकिशाफात किए हैं आसिम जमील के हवाले से, और उस गुफ्तगू को जो उनके घर वाले कर रहे हैं, खासतौर पर उनके भाई ने यानी कि मौलाना यूसुफ जमील ने जो बात की है उसको उन्होंने सेकंड भी किया है। तो आप ज़रा गौर से सुनिएगा कि कासिम अली शाह साहब जो है वो क्या कहते हैं आसिम जमील के बारे में, उनसे मुलाकात के बारे में, और उनके ज़हनी सेहत के हवाले से भी। ये मुझे सच्ची बात है, मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है। इतना बड़ा वाकया एक फैमिली के लिए। आप उस वालिद की जगह आके, मौलाना साहब की जगह आके सोचिए, आप यूसुफ भाई की जगह आके सोचिए, आप करीबी लोगों की जगह आके सोचिए। अब मैं आपको ये बताऊं कि जब मेरी मुलाकात आसिम भाई से हुई तो आसिम भाई बिजनेस कर रहे थे। ये उन्होंने जो हमारे होते हैं ट्रैक्टर्स और एग्रीकल्चर से रिलेटेड टूल्स होते हैं, मशीन्स टूल्स होते हैं सारे, उनका वहाँ पर बिज़नेस और उनका एक सेटअप पूरा बना लिया हुआ था। और मैं स्पेशली फिर उस जगह पर भी मुझे लेकर गए जहाँ पर ये सारा वो अपना बिज़नेस चला रहे थे। अपनी टीम से भी मिलवाया, और बड़ा ही वो था तो लंबा में दफ्तर, लेकिन वो बिल्कुल मॉडर्न लाहौर की तरह का ज़बरदस्त एक दफ्तर था, राइट, जहाँ पर वो बैठे हुए थे। अच्छा, वहाँ उन्होंने इजहार किया, ये मैं आज ये मतलब इसलिए बात कर रहा हूँ कि मैं इस बात को वाज़ह करना चाहूँगा, ये इससे पहले मैंने कभी डिस्क्लोज़ नहीं की। वहाँ उन्होंने इस बात का इजहार किया कि शाह साहब मैं डिप्रेशन को फेस कर रहा हूँ और एक अरसे से फेस कर रहा हूँ। और उन्होंने बताया कि मुझे मेडिसिन साथ कैरी करनी पड़ती हैं, और एक पाउच था जिसमें उनकी वो मेडिसिन थी। मुझे याद भी ये याद है। मैं दोबारा वाज़ह कर दूं कि ये बात मैं बड़ी मोहब्बत एहतराम से आज ये इसका तज़किरा कर रहा हूँ, ताकि कल जो एक कन्फ्यूजन पैदा हुई और सोशल मीडिया पे तूफ़ान बदतमीज़ी आया, और जब मैंने बिलखसूस यूसुफ भाई को सुना, उनकी आंखों में नमी थी और कितने दिल गिरफ्ता और कितनी मुश्किल के साथ वो ये 2 मिनट का अपना बयान जारी कर रहे थे कि हकीकत वाक़या ये हुआ है और जो लोग कह रहे हैं वो सच नहीं है। आप ज़रा देखिए कि हमारा माशरा कितना जालिम है। कोई दुख की हालत में होता है तो उसके दुख की हालत में भी उसको मजबूर किया जाता है कि वो आके सोशल मीडिया पे बयान दे, जस्टिफाई करे कि असल कहानी क्या थी। तो उस मुलाकात में 3-4 चीज़ें बड़ी अहम थी जी। सही। आसिम साहब से मुलाकात, आसिम साहब के अंदर मैंने इंतहा की जहानत देखी। मैं अगर ये कहूँ कि वो गैर मामूली हद तक ज़हीन इंसान, यानी वो आम रूटीन उनको नहीं आप पर्सन ले सकते, और उनकी जो चीज़ों और लाइफ के बारे में अंडरस्टैंडिंग मैंने रूटीन से ज़्यादा देखी, सच्ची बात है। फिर एक और चीज़ जो मैंने देखी, वो किताबें पढ़ते थे, और बड़ी ऐसी किताबें जो मैंने सेल्फ हेल्प की और मॉडर्न साइकोलॉजी की पढ़ी हुई थी, उन्होंने उनके हवाले भी दिए। अच्छा, अब ये जो नफ्सियाती आर्जा होता है, मैं आपको बता दूं, इसका ताल्लुक ओहदे के साथ, स्टेटस के साथ, किसी का बेटा होने के साथ और आपके ज़हीन होने के साथ नहीं होता। दुनिया के बड़े बड़े लोग ऐसे हैं नाजरीन जो बड़े बड़े मकाम उन्होंने पाए, लेकिन उन्हें किसी न किसी किस्म का ज़हनी आर्जा लाहक था, या वो फिर किसी नफ्सियाती मर्ज़ का शिकार थे। आप इसकी मिसाल ऐसी ले लीजिए कि ये जितने दुनिया के बड़े लोग होंगे, दुनिया की तारीख के बड़े बड़े लोग, शायर, पोएट, राइटर्स, दानिश्वर, स्पोर्ट्समैन, आखिर दुनिया से गए होंगे, किसी बीमारी की वजह से गए होंगे। कई ऐसे लोग हैं जिनको ये आम कई मर्ज लाहक होते हैं, आप देखते हैं उसमें उनकी कोई काबिलियत या उनके ओहदे और मकाम की कमी तो नहीं आ जाती। किसी को दिल का मर्ज लाहक है, किसी की किडनी ठीक नहीं है, किसी का लीवर फंक्शन नहीं सही कर रहा, या किसी को ब्लड के साथ को मसला है, या किसी की स्किन के साथ को मसला है। इसी तरह जिस तरह हमारे जिस्म को आर्जे लगते हैं, मर्ज लगते हैं, जहनी मरीज भी या जहनी मर्ज भी ऐसे ही होते हैं। बाकी डिग्रीज होती हैं, मतलब आप देखिए छोटे मोटे मसलों को हम
میرے جیسے کاؤنسلرز جو ہیں وہ گائیڈ کر کے ٹھیک کر دیتے ہیں. لیکن جب پرابلم زیادہ سیویئر ہوتی ہے تو پھر سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا پڑتا ہے. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آپ ایک سرجری کرواتے ہیں جس طرح, تو چند دن آپ کو بڑی ہیوی اینٹی بایوٹک لینی پڑتی ہیں روٹین سے زیادہ. فلو ہوا ہو, پیٹ خراب ہے تو 5 دن آپ اینٹی بایوٹک لے لیتے ہیں. لیکن جب آپ کی سرجری ہوئی ہوتی ہے اور بڑی سرجری ہوتی ہے تو آپ کو کئی دن تک پین کلرز اور اینٹی بایوٹک لینی پڑتی ہیں تاکہ کوئی انفیکشن نہ ہو جائے. ایسے ہی نفسیاتی مرض میں 5 دن دوائی نہیں کھانی ہوتی. نفسیاتی مرض اگر ایک کہہ لیجئے ایک جرنل ایک ڈپریشن ہے, ڈپریشن کا فیز آ گیا ہے, تو میرے علم میں یہ ہے, میری بات کو سائیکیٹرسٹ بھی اور سائیکالوجسٹ بھی سیکنڈ کریں کہ کئی مہینے لگ جاتے ہیں. لیکن اگر یہ پرابلم شروع سے چل رہی ہے, جیسے یوسف بھائی نے بتایا کہ یہ پرابلم بچپن سے تھی, عاصم بھائی کے ساتھ یہ پرابلم ڈپریشن کی پرابلم بچپن سے تھی, تو پھر دوائی آپ کو بڑی بعض اوقات پوری زندگی کھانی پڑتی ہے. یعنی آپ کہہ لیجیے بالکل جیسے بائی ڈیفالٹ کوئی ہوتی ہے چیز, یا کہہ لیجیے کہ ایک پیدائشی کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوتا ہے, کچھ لوگوں میں رجحان ایسا ہوتا ہے کہ ان میں وہ ڈپریشن پایا جاتا ہے. تو عاصم صاحب نے مجھے, انہوں نے کوئی شرم محسوس نہیں کی, اور میں پھر بھی آپ کو یہ بات بتاتا چلوں ساتھ ساتھ کہ پڑھا لکھا بندہ جو ہے وہ اس بات کو سمجھتے ہوئے بتاتے ہوئے شرم محسوس نہیں کرتا, کوئی ٹیبو نہیں بن جاتا. یہ ہم بڑے ظالم لوگ ہیں یار, ہر ایک کو اگر کوئی ذہنی مریض ہے تو اس کو بالکل پاگل ہی کہہ دیتے ہیں اور اس پہ کوئی لیبل لگا دیتے ہیں, حالانکہ باہر کی دنیا میں بڑا کامن ہے. ایک صاحب میں آپ کو بتاؤں, میں ان کا نام تو نہیں لوں گا کیونکہ یہ ایک وہ یاد آ رہی ہے, وہ کسی ملک میں بڑے ٹاپ کے بزنس مین تھے, اور یعنی آپ یہ کہہ لیجئے کہ اس ملک میں رہتے ہوئے ان کا ذاتی جہاز جیٹس بے شمار تھے, تو پاکستان آئے ہوئے تھے. تو ہم دوستوں نے ان کی ایک دعوت کی اور کھانے کا پی سی میں ایک فنکشن رکھ دیا گیا. تو وہ کھانے کے درمیان میں انہوں نے جیب میں سے کوئی گولی نکالی اور وہ کھائی. تو میرے ایک دوست نے انہیں کہا کہ سر لگتا ہے پیٹ خراب ہے آپ کا. انہوں نے کہا نہیں میں ڈپریشن کی گولی کھاتا ہوں. تو وہ سارے بڑے حیران ہوئے. انہوں نے کہا یار مطلب بڑی نارمل سی بات ہے کہ میں مجھے یہ مرض ہے اور میں اس کی میڈیسن لیتا ہوں. ایک دفعہ میں ایک فنکشن پہ گیا جی, وہاں پر ایک جج صاحب مل گئے, ان کو میں نے دوائی کھاتے دیکھا, وہ رات کا کھانا تھا ڈنر کا, تو انہوں نے میڈیسن لی. تو میں نے انہیں چھیڑا, میں نے کہا سر خیر آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ وہ کہتے ہیں یار میں ڈپریشن کا مریض ہوں اور مجھے میڈیسن لینی پڑتی ہے, اس کے بغیر میں کام نہیں کر سکتا. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دنیا میں ہی مرض ہیں, انسانوں کو ہی لائق ہوتے ہیں. آپ انسان ہونے سے باہر تو نہیں نکل سکتے, آپ کچھ بھی ہوں, کسی کے بھی بیٹے ہوں, خدا نہ خواستہ اگر کوئی چیلنج ایسا آ جاتا ہے تو آپ کو علاج کرانا پڑتا ہے. اور آپ دیکھیں خود ان کے صاحبزادے کہہ رہے ہیں کہ پچھلے 6 ماہ سے انہیں الیکٹرک شاک دیے جا رہے تھے. اب دیکھیں نا کس وہ سیویئر لیول پہ بیماری چلی گئی ہوگی کہ ان کو الیکٹرک شاک لگ رہے تھے اور وہ اس سے بھی ٹھیک نہیں ہو سکے. اور ذہنی مرض میں اتنی بڑی اذیت ہوتی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. جی یہ بھی آپ نے سنا. تو جناب یہ کچھ حقائق تھے, میں نے کہا آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں. لوگ بہت عجیب باتیں کر رہے ہیں, میں سمجھتی ہوں کہ اپنے چینل سے میں اپنی ایک ذمہ داری پوری کر رہی ہوں. ہرگز اس کا مطلب آپ یہ نہ لیجیے, ٹھیک ہے ہمارا یہ ایک کام ہے, ہماری یہ ایک ذمہ داری بھی ہے, ہماری ڈیوٹی بھی ہے, لیکن حتی الامکان کوشش ہے کہ کسی قسم کی کوئی زیادتی نہ ہو پائے, اور اللہ کرے کہ حق سچ کے ساتھ ہم آپ تک رپورٹ کریں, آپ کو باتیں بتائیں تاکہ وہ غلط باتیں جو لوگ پھیلا رہے ہیں اس کو بھی ہم نل کر سکیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.